हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री की 6 क्लासेस करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट पढ़ा दी है। और इससे पहले वैदिक सभ्यता की भी एक क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता की हमारी सेकेंड क्लास है। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको प्राचीन भारत का इतिहास या फिर एंशिएंट इंडिया के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। तो आप जब वहां पर जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने कल आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। कंप्लीट हमने इसकी जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे वहां तक हमने पढ़ लिया था। अब मैं ये बता देती हूँ कि ये क्लास आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे या फिर अपकमिंग एचसीएस एग्जाम दे रहे हैं या कोई पीसीएस एग्जाम देंगे, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैंने सारा का सारा कंटेंट ऐड किया है, कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा नहीं। तो इस क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहने वाली है। तो कल की क्लास में मैं आपको सारी की सारी वैदिक सभ्यता पढ़ा चुकी थी कि वैदिक सभ्यता में लोग कैसे थे, ग्रामीण थे, इनका जीवन जो था वो अस्थायी था। वैदिक सभ्यता को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक उत्तर वैदिक सभ्यता थी और एक वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, पूर्व वैदिक सभ्यता आपकी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक थी। ठीक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और सेकंड वाली जो थी वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा मैंने सारी नदियों के नाम आपको याद करा दिए थे, जैसे सतलुज को शतुद्री कहते थे, रावी को परुषणी कहते थे, ठीक है, घग्गर को दृश्वदी कहते थे। तो ये सारा हम जान चुके हैं। तो आपको, और इसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये सारी नदियां बता दी थी, मैंने ये बताया था कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ पर बस गए थे। ये लोग भारत में जो है पशु चारण की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी जो खुला एरिया मिल गया, बहुत अच्छी जगह मिल गई, तो ये यहीं पर रहने लगे। और जितने भी इनके कबीले थे, इन्होंने क्या किया, उन कबीलों को अपने यहाँ पर इन्वाइट करना शुरू कर दिया। तो ये सारा हम जान चुके थे। इसके अलावा मैंने जब इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि यहाँ के जो लोग हैं, इनकी सामाजिक स्थिति में जैसे ये जो समाज था वो पितर सत्तात्मक था, पर महिलाओं को भी बराबर के अधिकार दिए गए थे, महिलाओं की भी उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी। परिवार के प्रधान को ये लोग कुलप कहते थे, जॉइंट फैमिलीज की प्रथाएं थी। ठीक है, ये ऐसा मानते थे कि जितनी बड़ी फैमिली होगी वहां पर इनकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा परिवार का बड़ा बेटा जो था वो उत्तराधिकारी बनता था। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। कुछ महिलाएं थी जो बहुत ज्यादा विदुषी थी, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, उसमें अपाला, घोषा, मुद्रा, विश्वरा, सिक्ता, ये सारी की सारी महिलाएं क्या थी, उस समय की विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, अगर महिलाएं चाहती तो अपनी शादी कर भी सकती थी और नहीं भी कर सकती थी। ये सारा मैं पढ़ा चुकी थी। इसके बाद हमने जाना था कि जो व्यवस्था थी, यानी कि जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जैसे ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित नहीं थी, यानी कि जन्म के बाद ये 4 क्षेत्रों में से, 4 चीजों में से किसी को भी चूज कर सकते थे। जिसका मन चाहता कोई ब्राह्मण बन जाता, जिसका मन चाहता वो क्षत्रिय बन जाता, जिसका मन चाहता वो एक तरीके से वैश्य बन जाता या फिर शूद्र बन सकता था। तो ये जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी, जिसको जो काम अच्छे से आता था वो काम कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा ये सारी बातें परम पुरुष से रिलेटेड कही गई थी। ऐसा कहा गया था कि जो ब्राह्मण है वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जांघों से, और शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए, पैरों से उत्पन्न हुए। इसके अलावा मैं आपको सारे के सारे ये जो मंडल थे उनके बारे में बता चुकी थी कि 10 मंडल इसी पीरियड में क्या लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया, जिसमें 10 मंडल की बात कही गई, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल जो थे वो ओल्डेस्ट मंडल थे, यानी कि सबसे पहले लिख लिए गए। 1, 10 और 8 मंडल जो था वो बाद में लिखा गया। सबसे लेटेस्ट स्टेज में 10वां मंडल लिखा गया। 9वें मंडल में सोमरस की बात कही गई। ठीक है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र की, छठे मंडल में भारद्वाज की बात थी। इसके अलावा जो 7वां मंडल था, मैंने ऐसा आपको बताया था कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगी, लड़ाई होगी। तो 7वें मंडल में किसके बारे में बताया गया, लड़ाई के बारे में, यानी कि दाशराग युद्ध के बारे में बताया गया।
कृषि वाला भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैं आपको पढ़ा चुकी थी, ठीक है। तो चौथा मंडल जो था वो किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड था। तो ये कृषि वाला आपका इंपॉर्टेंट भी था। तो मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे जितने भी मंडल्स हैं उसमें से सिर्फ एक श्लोक मिलता है कृषि पर, और वो श्लोक 57 नंबर का है, जिसमें टोटल 24 मंत्र दिए गए हैं। वैसे ये मंत्रों की संख्या जो है वो 300 तक हो सकती थी, बट इसमें मंत्र कितने थे, 24 मंत्र थे। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था, ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके थे। अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले थे अमाजू से, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया था, समाज जो था वो बाल विवाह और समाज में बाल विवाह जैसी समस्याएं, प्रथा प्रथा जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती थी। तो वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आज की क्लास में हम जानने जा रहे हैं, यहां तक तो हम सारा पढ़ चुके थे, तो आज की क्लास में हम जानेंगे इससे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अमाजू। अमाजू किसे कहा जाता था, जो दीर्घकाल और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएं थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था, या फिर उन्हें हम अमाजू के नाम से भी जानते थे। तो ये याद रखना, ये क्या होती थी, अमाजू कहलाती थी। मतलब जो बहुत टाइम तक, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, ऐसी कन्याओं को क्या कह देते थे, ब्रह्मवादिनी कह देते थे, या फिर इन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएं थी जैसे अपाला और घोषा है, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, अमाजू के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं किया था, विवाह नहीं किया, अविवाहित थी और बहुत ज्यादा इनको नॉलेज भी थी। इसके बाद यहाँ पर नियोग प्रथा की बात कर लेते हैं। तो नियोग प्रथा आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड थी। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पर पुरुष से संबंध बनाने की प्रथा थी, जिसे क्या नाम दिया गया था, नियोग प्रथा का नाम दिया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये ऐसे से पॉइंट जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अमाजू क्या था, नियोग प्रथा क्या थी, वहतु क्या था, उपनयन क्या था, ये पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा और ऐसा पूछेगा कि इनके मिलान कीजिए। तब अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे कैसे टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही लिखा गया है वहतु, ठीक है। वहतु क्या है, कन्या की विदाई के समय क्या दिया जाता था, उसे उपहार दिए जाते थे। यही क्या होता था, वहतु होता था। जो भी उपहार मिलता या जो द्रव्य होता था उसे भी क्या कह देते थे कि ये क्या है, वहतु है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर था उपनयन। उपनयन क्या होता था, एक उपनयन संस्कार किया जाता था, जैसे जनेऊ वगैरह पहनाकर, ठीक है, एक तरीके का क्या होता था, यज्ञ करने का अधिकार मिल जाता था। तो यहाँ पर क्या था, पुत्री भी क्या कर सकती थी, यज्ञ कर सकती थी। पुत्रियों को भी उपनयन का अधिकार था, उनको भी जनेऊ पहनाया जाता था, वो भी क्या कर सकती थी, उस समय में यज्ञ कर सकती थी। लेकिन आज आप देखेंगे, आज जो यज्ञ वगैरह का अधिकार है वो पुत्रों को दिया गया है। तो वैदिक सभ्यता जो थी, वहां पर स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो वहां पर स्त्रियों के लिए भी कौन सी जो संस्कार किया जाता था, उपनयन का संस्कार किया जाता था। तो ये जो पीरियड था ना, इसमें वैसे तो आपके 16 टाइप के संस्कार की बात कही गई है। आपको पता होगा जन्म से मृत्यु तक हमें 16 संस्कार करने पड़ते हैं, तो उसमें से जो उपनयन था वो भी एक संस्कार में शामिल था। इसके अलावा इन्हें क्या मिल जाता, सिर्फ यज्ञ करने का अधिकार मिलता था, कि ये पूजा पाठ कर सकती थी, यज्ञ कर सकती थी। परंतु इसके साथ साथ इन्हें राजनीति और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये यानी कि पॉलिटिक्स नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ ये धन अर्जन या संपत्ति का अधिकार नहीं मांग सकती थी, या फिर किसी ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है इसमें इनको अधिकार नहीं दिया गया था। ओनली क्या कर सकती थी, यज्ञ कर सकती थी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बात मैंने बताया वहतु, ठीक है। वहतु क्या होता था, जो भी मतलब गिफ्ट टाइप में दिया जाता था उसे क्या कह देते थे, वहतु कह देते थे। उपनयन जो जनेऊ टाइप में होता था, वहतु प्रथा पर पुरुष से नियोग प्रथा पर पुरुष से संबंध बनाना। इसके बाद अमाजू जो थी वो ऐसी महिलाएं थी जो बहुत समय तक विवाह नहीं करती थी या अविवाहित रहती थी, ठीक है। इसके बाद है गाय को अघन्या कहा गया था। मतलब वैदिक सभ्यता में क्या कहा गया है, गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और गाय को क्या कहा गया, अघन्या, यानी कि ना मारने योग्य है, जिसको मारा ना जाए, वो क्या होती है, अघन्या। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि अघन्या इन्होंने किसे कहा है। तो यहाँ पर अघन्या जो है वो किसे कहा, किसके लिए यूज हुआ है, गाय के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वस्त्र कितने प्रकार के थे। तो आपको याद रखना है, वस्त्र जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, ठीक है। तो इसमें से एक वस्त्र का नाम था नीवी। नीवी या फिर अधोवस्त्र हम उसे कह देते थे। नीवी जो है ये कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था, ठीक है। तो ये याद रखना है, नीवी क्या था,
कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था, जिसे किसका नाम देते थे, ये मतलब इसे अधोवस्त्र का नाम दिया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नीवी क्या था, नीवी जो है वो कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था। इसके बाद है वासस या फिर उत्तरीय वस्त्र, जो कमर के ऊपर पहना जाता था उसे क्या कह देते थे, उत्तरीय वस्त्र कह देते थे। अधिवास क्या होता था, ऊपर धारण करने वाली ओढ़नी या चादर को क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं। जैसे टाइप ऑफ शोल हम लगा सकते हैं, उसे क्या कहते थे, अधिवास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था उषणीय। उषणीय होता था जो सिर पर जो पगड़ी धारण की जाती थी, उसे किसका नाम दिया गया, इसे उषणीय का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये चारों याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, नीवी या फिर अधोवस्त्र जो कमर से नीचे पहना जाता था। वासस्य उत्तरीय वस्त्र जो कमर से ऊपर पहना जाता था। ठीक है, अधिवास होता है एक टाइप की शोल होती थी। उषणीय क्या था, सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी को उषणीय कहते थे। इसके बाद स्त्री और पुरुष जो थे वो दोनों क्या पहनते थे, वे दोनों ही आभूषण पहना करते थे। लंबे बाल रखने की प्रथा थी। केश विन्यास, सौंदर्य प्रसाधनों का ये क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। यानी कि इनको भी क्या था, सजने संवरने का पूरा शौक होता था। ठीक है, आ गया समझ में। और यही बात मैंने कहाँ बताई थी आपको, हड़प्पा में भी बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी सजने संवरने का बहुत शौक था। और वो भी क्या करते, मतलब एक तरीके के आभूषण पहनते थे, काजल लगाते थे। ठीक है, चूड़ियां पहनते, मनकों के मनकों की मालाएं पहनते थे। तो ये सारा मैं आपको बता चुकी थी। वैसे ही आपके वैदिक सभ्यता के लोगों को भी सजने संवरने का बहुत शौक हुआ करता था, ये भी आभूषण पहना करते थे। ज्यादातर ये क्या खाते थे, जो गेहूं और दूध से बने हुए प्रोडक्ट का यूज किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा मांसाहार भी प्रचलन था, यानी कि मांस का भक्षण भी करते थे। ऐसे ही हमने हड़प्पा में पढ़ा है, हड़प्पा के लोग भी क्या करते थे, मांस का भक्षण किया करते थे। और यहाँ पर ये भी क्या करते थे, मांस का भक्षण करते थे। इसके अलावा अंतरवर्णीय विवाह प्रचलित थे, यानी कि वर्ण सिस्टम, मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी करने का यहाँ पर क्या था, प्रचलन था। अब शादी की बात कर लेते, विवाह की बात कर लेते, तो दो तरीके के विवाह यहाँ पर देखे जाते थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की क्या होती थी, महिला होती थी। उन दोनों के विवाह को क्या कह देते थे, अनुलोम विवाह कहते थे। ठीक है, तो अनुलोम विवाह का मतलब क्या है, मतलब उच्च वर्ण का क्या होता था, पुरुष, और निम्न वर्ण की क्या होती थी, महिला। ठीक है, तो इसे हम किसका नाम देते हैं, अनुलोम विवाह का नाम देते हैं। अगर हम प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं तो प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम का मतलब जो अपोजिट विवाह होता है। वैसे आपने देखा होगा जनरली ऐसे विवाह होते हैं, पुरुष जो है वो हाई क्वालिफाइड होता है और उसके साथ साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह किया जाता है। मतलब इसी के अपोजिट एक विवाह कैसा था, प्रतिलोम विवाह था, जिसमें जो पुरुष है वो क्या होगा, निम्न वर्ण का होगा, और स्त्री क्या होगी, उच्च वर्ण की होगी। महिलाओं को इस समय में भी वर पुरुष जो चुनने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दस्यु के लिए अदेव्यु, यानी कि देवताओं को ना मानने वाला। तो ये अदेव्यु किसे कहा गया है, जो देवताओं को नहीं मानता था, पूजा पाठ नहीं करता था, उन्हें क्या कहते थे, ये अदेव्यु कहते थे। इसके बाद अनास। अनास किसे कहते थे, ये लोग जिसकी नाक जो वो थोड़ी चपटी होती थी, अलग किस्म की नाक होती थी, उसे क्या कह देते थे, ये क्या है, अनास है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अनास किसे कहते थे, ये चपटी नाक वाले को अनास कह देते थे। अब्रहम किसे कहा इन्होंने, अब्रहन, ये जो लोग वेदों को नहीं मानते थे, जैसे ऋग्वेद वगैरह था उसे नहीं मानते थे, तो उसे ये लोग क्या कहते थे, अब्रहन कहते थे। अन्य व्रत की बात करते हैं तो वैदिक उत्तर व्रतों को मानने वाला क्या होता था, अन्य व्रत कहलाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उज्जैन। उज्जैन होता था जो यज्ञ नहीं करता था। इसके अलावा मृगवाच। मृगवाच वो होता था जिसकी वाणी जो है बहुत ज्यादा कठोर होती थी, कटु वाणी, कड़वे वचन बोलता था। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, दस्यु के लिए कौन सा शब्द यूज किया इन्होंने, अदेव्यु शब्द का यूज किया है। जो देवताओं को नहीं मानता वो क्या है, अदेव्यु है। ठीक है, इसके बाद अनास क्या होता था, जिसकी नाक चपटी होती थी, उसे इन लोगों ने क्या नाम दिया, अनास का नाम दिया। अब्रहन की बात कर लेते हैं तो वेदों को जो नहीं मानता उसे क्या कह देते हैं, अब्रहन कह देते हैं। अन्य व्रत की बात करते हैं तो वैदिक उत्तर व्रतों को मानने वाला क्या था, अन्य व्रत था। इसके बाद उन्यवन की बात करेंगे तो जो यज्ञ को नहीं मानता है वो क्या होता है, उज्जैवन होता है। मृगवाच जिसकी वाणी कैसी थी, बहुत ज्यादा मृदु थी, बहुत ज्यादा कठोर थी, बहुत ज्यादा कटु वाणी थी। ठीक है, यहां तक का आ गया समझ में।
इसके बाद अगर हम इनके मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन में जैसे मैंने आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे शतरंज खेलते थे, मनोरंजन करते थे, चौपड़ का खेल खेलते थे। वैसे ही यहाँ पर भी जो लोग थे वो संगीत आदि में इंटरेस्ट लेते थे, नृत्य क्या करते थे, शिकार करते थे, घुड़दौड़ करते, चौपड़ का यहाँ पर खेल था। इसके अलावा वैदिक सभ्यता में जो विधवाएं थी उनको भी पुनर्विवाह की क्या दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी कि वो क्या कर सकती थी, दोबारा से विवाह कर सकती थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संरचना। ठीक है, अभी यहाँ तक ये जो आपका कंप्लीट होता है ना, ये सारा का सारा सामाजिक संरचना मैंने आपको पढ़ाई है, बाकी का कल मैं आपको सारा समझा चुकी थी। तो अभी हमारा यहाँ पर सारा का सारा सामाजिक जो संरचना है वो सारी वैदिक पीरियड की खत्म हो गई है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होगी। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्थिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यों का जो मूलभूत आधार था वो क्या था, पशुपालन था। और इसके साथ साथ ये लोग क्या करते थे, कृषि किया करते थे। तो पशुपालन के साथ साथ ये लोग किसमें क्या करने में फेमस थे, ये पशुपालन और इसके साथ साथ कृषि करने में फेमस थे। अगर हम इसके मंडल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था चौथे मंडल में कृषि के ऊपर एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, तो एक श्लोक जो था ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कृषि को समर्पित कौन सा श्लोक है। तो चौथे नंबर का जो श्लोक है वो किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो भी भूमि कृषि करने योग्य होती थी उसे क्या कह देते थे कि कैसी भूमि है, उर्वरा है। आज भी आपको पता है उर्वर भूमि देखते होंगे आप, फर्टाइल भूमि जो होती है जहां पर कोई भी कृषि करना आसान होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ये कैसी है, उर्वरा भूमि है। यानी कि कृषि करने योग्य भूमि को हम किसका नाम देते हैं, उर्वरा का नाम देते हैं। जो भी भूमि होती थी उस पर किसका अधिकार होता था, इन सबका एक साथ अधिकार होता था, सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है, चरागाहों को जो लोग चरागाह किया करते थे उनको क्या कहा जाता था, गत्ते कहा जाता, या फिर ये क्या कहते थे, उन्हें गत्यति कहते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता था, गत्य या फिर गत्यति। इसके अलावा संपत्ति की गणना जो है, यहाँ पर जो संपत्ति की गणना है वो उसको क्या कहा गया, रई कहते थे। यानी कि जो मवेशी होते हैं उनको इकट्ठा करता था, जिसके पास ज्यादा मवेशी होते थे या जो मवेशी इकट्ठा करता था उससे किसका नाम देते, ये लोग रई का नाम देते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपका, चरागाहों को क्या कहा जाता, गत्य या गत्यति कहते। जो लोग संपत्ति इकट्ठी करते थे उसे किसका नाम दे देते थे, रई का नाम दे देते थे। ठीक है, संपत्ति उस समय यही होती थी, गायों को इकट्ठा कर लेना, बहुत सारी गाय अपने कबीले में ऐड कर लेना, यही उनकी उस समय की संपत्ति मानी जाती थी, बजाय कि कोई पैसे के, कोई मुद्रा के। क्योंकि उस समय पैसे मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय गाय को ही क्या मानते, ये लोग संपत्ति माना करते थे। इनके जो मवेशी होते थे उसे ही क्या कह देते, ये हमारी संपत्ति है। इसके बाद गाय के अतिरिक्त बकरियां जो थी, बकरियों को क्या कहते थे, बकरियों को ये अजा कहा करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अजा किसे कहते थे, बकरियों को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बकरी क्या थी, अजा थी। भेड़ क्या थी, अवी थी। अवी कौन थी, भेड़, और अजा क्या थी, बकरियां। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। बकरियां क्या थी, अजा थी, भेड़ क्या थी, अवी थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये लोग जो है घोड़े भी पाला करते थे, तो घोड़े का भी प्रचलन था। और जो खाद्य भूमि है उसे क्या कहते थे, खत्ते भूमि जो है वो किसके लिए होती थी, पशु चारण के लिए होती थी। हल को क्या कहते थे, सीर कहते थे। अगर हम सरणी की बात करते हैं तो फसलों को काटने वाला जो यंत्र आता है उसे ये लोग किसका नाम देते, सरणी का नाम देते हैं। ठीक है, तो सरणी क्या थी, जिससे फसल काटी जाती है। सिर क्या होता है, आज का जो हल है वो क्या होता है, सिर होता है। ठीक है, सिर था इनका, मतलब उस समय में इन्होंने सिर नाम दिया था हल को। भेड़ को ये अवी कहते थे। ठीक है, बकरियों को अजा कहते थे। खत्ते पशुचारण भूमि होती थी। ठीक है, यहां तक का आ गया समझ में। अभी मैंने क्या बताया, बकरियां अजा थी, भेड़ अवी थी, खत्ते पशुचारण भूमि थी, सिर हल था, सरणी फसल काटने का यंत्र हुआ करता था। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करिश। करिश क्या होती थी, गोबर की खाद को क्या कह देते थे, करिश कहते थे। हल से बनी हुई नालियां बनाते थे, इसे किसका नाम दे देते थे, सीता। ठीक है, तो सीता कह देते थे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। जौ को क्या कहते थे, ये लोग यव कहते थे, जौ को। आयस एक धातु होती थी जिसे क्या कह देते थे, आयस कहते थे। समुद्र क्या होता था, जल राशि का प्रतीक था। ब्राह्मण यज्ञ का प्रतीक था। क्षत्रिय युद्ध का प्रतीक था। वैश्य व्यापार का प्रतीक था। पणी भी किसे कहते थे, ये लोग व्यापारी जो लोग थे उनको क्या कह देते थे,
पणी कह देते थे। दास जो थे वो तीनों वर्गों की सेवा करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। गोबर की खाद को क्या कहते हैं? करिश कह देते थे। तो करिश क्या था? गोबर की खाद होती थी। ठीक है, इसके अलावा हल्क से बनी हुई नालियों को क्या कहते थे? ये लोग सीता कहते थे। जो किसे कहते थे? यव जो है उसे क्या कह देते थे? यव को जो कह देते थे। ठीक है, अयस धातु से बनी कोई भी वस्तु थी उसे अयस का नाम दिया गया। समुद्र क्या था? जल राशि का प्रतीक था। ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ करते थे। क्षत्रिय युद्ध किया करते थे। वैश्य व्यापार करते थे। इसके अलावा शूद्र जो थे उन्हें दास का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने कुछ पॉइंट पढ़े हैं, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो हम एग्जाम में भूल जाते हैं और हमें याद भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? गाय के अतिरिक्त क्या थी? बकरियां थी। बकरियों को क्या कहते थे? अजा। ठीक है, बकरियों को क्या कहा जाता था? अजा कहा जाता था। भेड़ को क्या कहते थे? अवी कहते थे। इसके अलावा खत्ते क्या थी? पशुचारण भूमि थी। सिर क्या था? हल होता था। सरणी क्या था? फसल काटने का यंत्र होता था, सरणी। करिश क्या थी? गोबर की खाद। सीता हल से बनी नालियां। जो क्या था? यव था। ठीक है, अयस क्या था? धातु कर्म था। समुद्र जल राशि का प्रतीक था। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण जो है वो यज्ञ के प्रतीक थे। क्षत्रिय युद्ध का प्रतीक था। वैश्य व्यापार का प्रतीक था। और दास जो है वो तीनों वर्गों की सेवा किया करते थे। पणी वर्ग जो है वो किसके लिए यूज होता था? व्यापारी के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो लोग हैं अपनी इच्छा से क्या दिया करते थे? टैक्स देते थे। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। अब यहाँ पर जो टैक्स का सिस्टम था ना, उसके ऊपर किसी की भी जोर जबरदस्ती नहीं हुआ करती थी। जिसका भी मन करता, जिसके घर में भी कोई ना कोई ऐसा खाद्य पदार्थ होता, जिसका मन करता वहां के कबीले के हेड को कुछ देने का, तो अपनी मर्जी से जाकर उसे दे देता था। इसे उपहार कह देते थे या चढ़ावा कहते थे। ठीक है, या बलि कह देते थे, जो कि कंपलसरी नहीं थी, जिसके ऊपर ऐसा नहीं था कि ये जो टैक्स है या बलि है वो देनी ही देनी है। यहाँ पर बलि का मतलब किसी भी जीव जंतु को मारने से नहीं है। यहाँ पर बलि का मतलब किसी उपहार से है, किसी सामान से, किसी चढ़ावे से है। ठीक है, कभी बलि कर दो, यहाँ पर उसका मीनिंग ही चेंज कर दो आप। तो यहाँ पर जो बलि है उसका मतलब क्या है? कोई चढ़ावा है, ना कि किसी जीव जंतु को किसी को मारकर चढ़ाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऋणदाता जो होते थे, यानी कि जो टैक्स, जो भी लोन वगैरह आज भी देखते होंगे आप, जो भी ऋण पर पैसा देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं, उनको ये लोग किसके नाम से जानते थे? सूदखोर के नाम से जानते थे। तो ऋणदाताओं को क्या कहा जाता था कि ये क्या है? सूदखोर है। गवेषणा शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया जाता था? गायों के लिए युद्ध जो करते थे उसे क्या कहते थे? गवेषणा कहते थे। क्योंकि पहले जो ये वैदिक पीरियड था, इस समय में ऐसा तो नहीं था कि इनको जमीन की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पैसे के लिए युद्ध नहीं करते थे ये। ठीक है, तो ये युद्ध क्या करते थे? तो किसके लिए करते थे? गायों का इनके पास में युद्ध होता था, क्योंकि ये लोग जो है उस समय मवेशियों से बहुत ज्यादा अटैच थे, पशुचारण करते थे। जिस ग्रुप के पास ज्यादा गाय होती उसका हेड बन जाता था। तो इसलिए इनका युद्ध भी किसके लिए होता था? मवेशियों के लिए होता था, गायों के लिए होता था। तो जब ये गायों के लिए युद्ध करते थे तो उसे किसका नाम देते थे? गवेषणा कह देते थे। ठीक है, तो गवेषणा क्या है? गायों के लिए युद्ध है। उस समय में जो घोड़ा है वो बहुत ज्यादा क्या था? अत्यंत उपयोगी पशु था। इसके साथ साथ ये हाथी से, बैल से, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, ये इनसे भी परिचित हुआ करते थे। मतलब इनकी भी इन्हें जानकारी थी। गाय मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। गाय को इन्होंने क्या कहा था? मैंने ऊपर बताया था। गाय को ये लोग क्या कहते थे? गाय क्या है? अघन्य है, यानी कि गाय को नहीं मारा जा सकता। तो गाय जो थी वो धार्मिक दृष्टि से भी और साथ साथ इनके आर्थिक दृष्टि से भी कैसी थी? महत्वपूर्ण थी। अब आप पूछेंगे आर्थिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण थी? क्योंकि धार्मिक रूप से ये मानते थे कि अघन्य कहते थे किसको मारना पाप होता है। आर्थिक दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये क्या किया करते थे? गायों का युद्ध किया करते थे। ठीक है, तो इससे इनका जो भी कबीला है वो बढ़ जाता था। तो इसलिए क्या कहते हैं? ये क्या है? आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी के नाम की बात करते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती को क्या कहा गया है? सरस्वती के नाम को नदी तमा कहा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सरस्वती नदी का नाम क्या है? नदी तमा है।
विनिमय में किसका उल्लेख किया गया है? निष्क का उल्लेख है, यानी कि जो भी लेन देन करते थे पैसों का, तो उसके लिए जिसका यूज करते थे उसे किसका नाम दिया इन्होंने? निष्क का नाम दिया है। ठीक है, सरस्वती का नाम याद रखना है, नदी तमा है। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था घग्गर का नाम क्या था? दृश्वती था। ठीक है, सतलुज का नाम क्या था? शतुद्री था। पुरुषणी किसका नाम था? रावी का नाम था। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ठीक है, सत्ता को क्या करना पड़ा? झेलना पड़ा। तो वित्त सत्ता किसका नाम था? झेलम का नाम था। चेनाब का नाम क्या था? अस्किनी था। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद विनिमय में किसका यूज करते थे? निष्क का यूज करते थे। तो आई होप ये जो इनका आर्थिक स्तर था उसके बारे में आप जान चुके हैं। ये सारा का सारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, यानी कि इनके आर्थिक जीवन से रिलेटेड था। ये कुछ पॉइंट है ना जो मैंने आपको ये पशुओं के नाम बताए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे संपत्ति की जो गणना थी वो किस में होती थी? रई में होती थी। ठीक है, इसके अलावा भेड़ के लिए किसका यूज करते? अवी का। बकरियों के लिए अजा का। खत्य क्या था? पशुचारण भूमि थी। सिर क्या था? हल था। सरणी फसल को काटने वाला हुआ करता था। ठीक है, जो हल से बनी नालियां थी उसे सीता कहते थे। गोबर की खाद को करिश कहा जाता था। यव जो होता था। ठीक है, इसके अलावा आयस जो था वो धातु कर्म होता था। समुद्र जल राशि का प्रतीक था। तो ये सारा याद रख लेना है। पणी व्यापारी को कहते थे। लोग अपनी इच्छा से टैक्स देते थे, अपनी इच्छा से, जैसे हम बलि कह देते थे। ऋणदाताओं को सूदखोर कहा जाता था, जो लोन देते थे। गवेषणा जो है गायों के लिए युद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में निष्क जो है वो विनिमय में यूज करते थे। तो आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनका पॉलिटिकल सेक्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इनका जानने वाले हैं राजनीतिक जीवन। तो आर्यों के जो थे वो 5 कबीले थे आर्यों के, जिन्हें पंचजन्य कहते थे। ठीक है, तो आर्यों के क्या होते थे? 5 कबीले थे। इन 5 कबीलों को क्या नाम दिया गया? पंचजन्य का नाम दिया गया। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूं मैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसके बाद आपका यहाँ पर कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो आर्यों की जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी? उनका परिवार थी। आज भी आप देखेंगे हमारे लिए जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? परिवार है। ठीक है, जब आप बड़े लेवल पर काम करते हैं तो वह इकाइयां बढ़ती चली जाती हैं। तो आर्यों की जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी? परिवार थी। कई परिवार क्या कहलाते थे? ग्राम कहलाते थे। अब देखो इस फोटो से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले ये देखो, एक क्या होता है? परिवार होता है, एक परिवार होगा। जब ये परिवार इकट्ठे मिल जाते थे, बहुत सारे फैमिलीज इकट्ठी हो जाती थी, तो इनको इकट्ठे परिवारों को किसका नाम दे देते थे? ये ग्राम का नाम दे देते थे, यानी कि गांव का नाम देते थे। ठीक है, जब बहुत सारे गांव भी इकट्ठे होने लगे, आज भी आपने देखा होगा पंचायतें वगैरह बनती हैं आपके यहाँ पर, तो कुछ गांव का समूह इकट्ठा होता है, ब्लॉक स्तर पर काम होता है, फिर जिला स्तर पर काम होता है, ये सारा आपको पता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या था? पहले परिवार होते थे, परिवार मिलकर क्या बनाते थे? गांव बनाते। ठीक है, बहुत सारे परिवारों को मिलाकर क्या बनता था? एक गांव बनता। अब जब ये बहुत सारे गांव भी इकट्ठे हो जाते तो उसे क्या कह देते थे? उसे किसका नाम दिया जाता था? विश का नाम दिया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे जब गांव विलेजेस जो है वो इकट्ठे हो गए तो उसे किसका नाम दिया इन्होंने? विश का नाम दिया। अब ये विश भी जो है, बहुत सारे विश इकट्ठे होने लगेंगे तो क्या बन जाएंगे? जन बन जाएंगे, यानी कि जनपद बनेंगे। ठीक है, जब ये जनपद बड़ा रूप ले लेगा तो इसे किसका नाम दे दिया जाएगा? महाजनपद का नाम दे दिया जाएगा। जब महाजनपद भी अपना विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा तो उसे किसका नाम देंगे? साम्राज्य का नाम देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? बहुत सारे क्या होते थे? इकट्ठे परिवार होते थे। परिवार इकट्ठे होकर क्या बनाते थे? समूह बनाते थे। ठीक है, इन समूहों को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। जब गांव भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते तब क्या बनाते? विश बना देते। ठीक है, तो ये क्या हो जाते थे? विश। जब बहुत सारे विश इकट्ठे होते थे तो उसे किसके नाम से जानने लगे हम? जन के नाम से जानने लगे। जब बहुत सारे जन इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? जनपद बनाएंगे। जनपद भी इकट्ठे होंगे तो महाजनपद बनेगा। महाजनपद से बड़ा क्या होता था? साम्राज्य हो जाता था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर आप इस फोटो से भी याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखा गया है, जैसे सबसे पहले ग्राम है, ग्राम के बाद विश है, विश के बाद जन, जन के बाद जनपद, फिर महाजनपद और फिर साम्राज्य। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये यही पॉइंट मैंने यहाँ पर ऊपर वाला ही पॉइंट यहाँ पर लिखा है। इसके बाद देश या राज्य को क्या कहा जाता था? ये देश को, राज्य को किसका नाम दे देते थे? राष्ट्र का नाम देते थे कि ये क्या है? हमारा राष्ट्र है।
जो राजा है, राजा को क्या कहा जाता था, कबीले का क्या होता था, राजा संरक्षक होता था। मतलब यहाँ पर राजा कौन बनेगा, जो क्षत्रिय होगा, ठीक है ना, जो लड़ाई लड़ने में और युद्ध करने में इन सब चीजों में आगे होता था, जिसके बाद पावर होती थी, उसे किसका नाम दे देते थे, संरक्षक का, कबीले का क्या कह देते थे, उसे संरक्षक कहा जाता था। और यही क्या होता था, पुराभेता भी इसे ही कहा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है पुराभेता या कबीले का संरक्षण कौन था, तो राजा क्या था, कबीले का संरक्षक था। इसके साथ साथ वही क्या होता था, पुराभेता होता था, ठीक है। ये भूमि का स्वामी ना होकर क्या होता था, युद्ध का स्वामी था। तो आपको पता होना चाहिए जो ये राजा बनता था, ये उस भूमि लैंड एरिया का स्वामी नहीं था, बल्कि किसका स्वामी होता था, वो युद्ध का स्वामी होता था। सेना उसके अंडर में होती थी, तो इसे क्या कहते थे, ये क्या है, युद्ध का स्वामी है। और कबीले का क्या है, संरक्षक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर सेना में अलग अलग सेनाएं होती थी, जैसे शर्ग थी, वात्र है, गण है, ये सब क्या थी, इनकी सेनाएं थी। तो ये याद रखना है, शर्ग, वात्र, गण, ये क्या थी, इनकी सेनाएं थी। इसके बाद 7वें मंडल में दाशराग्य युद्ध होता है। तो 7वें मंडल में किसकी बात कही गई है, दाशराग्य युद्ध की बात कही गई है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो सुदास की लड़ाई होती है। सुदास कौन से वंश का है, भरत वंश का है, ठीक है। सुदास जो है ये आर्य होते हैं, ये तो 5 आर्य और साथ साथ इसके साथ साथ 5 अनार्य की लड़ाई होगी, ठीक है। तो इसमें कौन जीत जाएगा, सुदास जीत जाएगा, ठीक है। तो 5 आर्य जो है ये जीत जाएंगे और अनार्य क्या होंगे, यहाँ पर हार जाएंगे। तो ये जो आर्य थे ना, ये कौन से वंश के थे, भरत वंश के थे। बाद में जो ये अनार्य थे, 5 अनार्य, कौन से वंश के माने गए, पुरु वंश के थे, ठीक है। तो अनार्य कौन से वंश के कहे गए, ये कौन से वंश के हैं, पुरु वंश के हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्य थे वो सुदास भरत वंश के थे, आर्य। बाद में भरत और पुरु जो थे वो मिलकर क्या बन गए, कुरु बन गए, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया, कुरु वंश। पहले इनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो लड़ाई किस किस के बीच में होगी, 5 आर्य प्लस 5 अनार्य के बीच में। आर्य जो थे वो कौन थे, सुदास भरत वंश के थे, ठीक है। और अनार्य की बात करेंगे तो अनार्य पुरु वंश के थे। लेकिन आगे चलकर ये दोनों क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक नया वंश बन जाता है, जिसे क्या नाम कहा गया, ये कुरु वंश है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, राजा समेत टोटल क्या होती थी, राजा समेत जो टोटल 12 यहाँ पर 12 मतलब यहाँ मैंने लिखा है खनियों का उल्लेख था। मतलब आज के जो मंत्री होते हैं उन्हें क्या कह देते थे कि ये इनका मतलब 12 जो भी थे ना इनके मंत्रीगण, उनका क्या किया गया, इसमें उल्लेख किया गया है। तो बस इतना याद रख लेना, 12 मंत्रियों का उल्लेख था। आज भी आपने देखा होगा आपके 15% तक मंत्री बनते हैं, तो उस समय भी क्या था, मंत्रियों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है रत्नी। रत्नी कौन होता था, राज्य के राज्याभिषेक में शामिल होने वालों को क्या कहा जाता, रत्नी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। इसके बाद में पुरूप जो है, पुरूप क्या था, दुर्गपति होता था, जो दुर्ग वगैरह की रक्षा करता है, इसे क्या कह देते थे, पुरूप कह देते थे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है बृहस्पति क्या होता था, गोचर भूमि का अधिकारी क्या होता था, बृहस्पति होता था। इसके बाद स्पष्ट क्या था, गुप्तचर को क्या कहते थे, स्पष्ट कहते थे। ईशान, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ईशान क्या होता था, समिति का सभापति क्या होता था, ईशान होता था, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ समिति किसकी कौन से सदस्यों की होती थी, विदित क्या था, सभा क्या थी। तो ईशान क्या था, सभापति था, समिति का सभापति जिसे हम क्या कहते थे, ईशान कह देते थे। इसके बाद ये जो पॉइंट है ना, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। सॉरी, यहां पर मैंने लिखा है विदत। विदत क्या होता था, आर्यों की जो सबसे प्राचीन सभा थी वो क्या थी, विदत होती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था का नाम क्या है, यानी कि जो बहुत पुराने समय से चली आ रही थी उसे क्या कहा इन्होंने, विदत कहा था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या है, विदत है। आज की हम इसको क्या कह सकते हैं, संसद। जैसे हमारी संसद जो है ना बहुत पुरानी चली आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, विदत है, ठीक है। तो प्राचीन संस्था का नाम क्या है, विदत है। इसके बाद अगर हम सभा की बात करेंगे तो सभा क्या है, बुद्धिजीवियों की संस्था है। तो जैसे आज की आपकी राज्यसभा है ना, उसमें क्या होता है, सभी लोग नहीं जाते, उसमें क्या होता है, उनको एमएलए इलेक्ट करके भेजते हैं। एमएलए क्या करेंगे, उनका निर्वाचन करते हैं, तब वो आगे की तरफ जाते हैं, एमएलए उन्हें सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा समिति की अगर हम बात करेंगे तो समिति क्या थी, सामान्य लोगों
लोगों की एक सभा होती थी, जैसे आज की लोकसभा है। हम क्या कर सकते हैं, आम लोग वोट देकर उन्हें कहाँ भेज सकते हैं, लोकसभा में भेज सकते हैं। तो उसे हमने क्या नाम दिया, समिति का नाम दिया। तो हमारी जो लोकसभा है आज की, वो कैसी, वो इनकी क्या थी, समिति थी। जो हमारी राज्यसभा है वो इनकी क्या थी, सभा थी। जो हमारी संसद है वो इनकी क्या थी, विदत थी। तो ये मैंने आपको ऐसे जोड़कर इसीलिए बताया है ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको भूल जाएंगे और इसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, समिति का पॉइंट है। समिति क्या थी, सामान्य लोगों की, सामान्य जनता की क्या थी, एक सभा होती थी, ठीक है। सामान्य जनता इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी समिति में। समिति का जो हेड होता था उसे क्या कह देते थे, ईशान कहते थे। सभा की बात करते तो सभा इंटेलिजेंट लोगों की होती थी, तो इसमें सिलेक्टेड से लोग जाएंगे, तो ये आज की हमारी राज्यसभा जैसी थी। विधक जो थी वो हमारी संसद जैसी थी, बहुत पुरानी संस्था थी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना जितना मैंने आपको बताया है। इसके बाद समिति में सभा की एंट्री थी, यानी कि समिति में सभी की एंट्री थी। समिति में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। यहाँ पर राजा का चुनाव होता और लूट के माल का क्या होता था, बंटवारा होता था, ठीक है। अस्थायी सेना होती थी जिसे क्या कहते थे, फिलिशिया कहते थे ये लोग। तो इनकी जो सेना थी वो भी कैसी थी, अस्थायी थी। जैसे आज आप देखते हैं हमारी सेना स्थायी है, बट इनकी सेना कैसी होती थी, अस्थायी होती थी, जिसे ये लोग किसके नाम से जानते थे, मिलिशिया के नाम से जानते थे, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमने यहाँ तक कौन सा कितना पढ़ लिया है, अभी मैंने आपको कितना पढ़ाया है, ये कौन सा हमने राजनीतिक पढ़ लिया और आर्थिक पढ़ लिया है। सामाजिक हमारा रहता था, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद ये आपका धार्मिक स्टार्ट हो जाएगा। तो धार्मिक वाला जो है वो आपका यहीं तक है, धार्मिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। धार्मिक हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा थोड़ा सा आगे रह जाएगा, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो अगर हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं, धार्मिक जीवन में मतलब अब धार्मिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के लोग जो है वो धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे, मंदिर को मानते थे या नहीं मानते थे, पूजा क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या नहीं मिला, मंदिर वगैरह के अवशेष नहीं मिले। पर एक बात थी कि ये लोग किस में रुचि लेते थे, धर्म में विश्वास करते थे। धर्म में सभी देवता जो है वो मतलब जो नेचर है उसको माना करते थे, प्राकृतिक को शक्ति के रूप में मानते थे। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा था धूस्तान, आकाश के देवता कौन है, यहाँ पर सूर्य थे, वरुण थे, ठीक है। यहाँ पर सूर्य वरुण इनको क्या कहते थे, ये किसके देवता है, आकाश के देवता है। 1 सेकेंड। इसके अलावा सावित्र जो है, सावित्र किसे कहा गया, उगते सूरज को ये क्या कह देते थे, सावित्र यानी कि उषा कहते थे। तो सावित्र किसका नाम था, उषा का नाम था, यानी कि उगता सूरज जो था उसे किसका नाम दिया गया, इन्होंने क्या नाम दिया, सावित्र का नाम दिया। इसके अलावा अंतरिक्ष के देवता की बात करते हैं तो अंतरिक्ष के देवता इंद्र को कहते थे, मारुत को और वायु को क्या कहा जाता था कि ये क्या है, अंतरिक्ष के देवता है। इंद्र के लिए इन्होंने 250 सूक्त का प्रयोग किया है, मतलब यहाँ पर ना अलग अलग सूक्तों का प्रयोग हुआ है। तो उसमें से इंद्र के लिए सबसे ज्यादा जैसे 250 सूक्त का प्रयोग किया इन्होंने। इंद्र को क्या कहते थे, पुरंदर कहते थे, यानी कि युद्ध का देवता कहा करते थे या विश्व का ये स्वामी था। अंतरिक्ष के देवता कौन थे, इंद्र थे, मारुत थे और वायु थे। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, जो वैदिक पीरियड के सबसे पूजनीय एक तरीके से बहुत ज्यादा पूजनीय थे, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कह देते थे, पुरंदर कहा जाता था। और युद्ध के देवता थे और विश्व के क्या थे, स्वामी थे। इसके बाद अगर हम पृथ्वी की देवता की बात करते हैं तो पृथ्वी पर अग्नि होता है, सोम है, पृथ्वी है, सरस्वती है, ये सब किसके देवता है, पृथ्वी के देवता है, ठीक है। इनके अन्य नाम जैसे यहाँ पर लिखा है, स्थेष्ट क्या होता था, कुशल रथ योद्धा, यानी कि जो रथ को चलाने में कुशल योद्धा होता था उसे क्या कह देते थे, स्थेष्ट कहते थे। पुरंदर कौन होता था, जो किलों को नष्ट कर देता था। तो यहाँ पर पुरंदर की संज्ञा इन्होंने किससे दी है, इंद्र को क्या कहा है, इन्होंने पुरंदर कहा है। इसके बाद सोमपाला होता था, जो सोम का क्या करता था, पालन करता था, उसे ये लोग क्या कहते थे कि ये क्या है, सोमपाला है। वृत्रहन क्या होता था, वृत्र राक्षस का संहार करने वाले को वृत्रहन कह देते थे, ठीक है।
तो यहीं तक पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। बाकी मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा दूंगी। तो यहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट था, तो खत्म हो गया है। अब इंद्र के बाद नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो इतना आप याद रख लेना, ठीक है। धार्मिक वाले को हम कल एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, और इससे नेक्स्ट जो है वो मैं आपको कल की क्लास में ही पढ़ाऊंगी। तो ऐसे आपकी क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इतना ही पढ़ लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। और इस क्लास को देख लेना, यूजफुल रहेगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।